अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आपको याद होगा मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि अब की बार जो हमला है वो होगा बाकायदा तौर पे रफ़ा पे। इसराइल एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है नाज़रीन, और वो जो हमला है वो अब तक की तारीख का सबसे बड़ा हमला होगा। रफ़ा पर हमले का मतलब है मिस्र पे हमला। ये एक तरह से मिस्र पर हमला हुआ है नाज़रीन, बहुत बड़ी बात है ये। और जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि ईरान और सऊदीया एक हो चुके हैं। मुझे सऊदी अरब से बहुत शिकायतें, खासतौर पे ये कि हज के दौरान आप गज़ा के लिए दुआ नहीं कर सकते, आप गज़ा वालों के लिए दुआ नहीं कर सकते, आप किसी रैली में या वहाँ पे फ़लस्तीन का झंडा आप नहीं लहरा सकते सऊदी अरब में। ये शिकायतें हैं मेरी, लेकिन इसके बरअक्स सऊदी अरब को अपनी सालमियत के मसाइल भी दरपेश हैं। ईरान ने सऊदी अरब को एक ऐसी डील ऑफर की है कि जिसके लिए सऊदी अरब शायद अपना सब कुछ कुर्बान कर देगा। और उससे एक और बात भी साबित होगी है कि ईरान के पास वो ताकत है, इस ताकत को वो बहुत अरसे से छुपाए बैठा था। तो दोस्तों, ईरान की तरफ से इस ऑफर का मतलब ये है कि सऊदी अरब और ईरान अगर इस डील की वजह से एक हो जाते तो ये मुस्लिम उम्मा के नहीं, ये ओवरऑल दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन मुल्क बन जाएंगे दुनिया के, क्योंकि इनके पास आबादी भी है, ईरानियों के पास हौसला भी है, सऊदी अरब के पास तेल की दौलत है बेतहाशा, वैसे भी दौलतमंद मुल्क है, और ईरान के पास ताकत है, फौज है, असलहा है, जज्बा भी है। अरबों के पास थोड़े जज्बे की कमी है। तो जब ये मिल जाएगा सोचिए तो फिर मामलात कहां से कहां पहुंच जाएंगे। एक तो नाज़रीन ये तो दूसरी बड़ी खबर है जो कि मैं आपको दे रहा हूं। तीसरी बड़ी खबर नाज़रीन क्या है कि इनकी तफसीलात मैं आपको बता दूंगा कि मिस्र के साथ बहुत बड़ा हैंड हो गया है। मिस्र ने 1900 अगर मैं गलत नहीं हूं तो 79 या 89 में, मेरे पास अभी आ जाएगी पूरी डिटेल, एक डील की थी इसराइल के साथ जिसका नाम था कैंप डेविड अकॉर्ड्स। उसकी धज्जियां उड़ा दी इसराइल ने कल रात। और अब मिस्र जो है, जो कि अरब मुल्कों में फौजी लिहाज से सबसे मजबूत मुल्क समझा जाता था, वो इतना कमजोर निकला है कि पूरी दुनिया और खासतौर पे मुस्लिम उम्मा मिस्र पे हंस रही है। पहले तो कमजोरी इनकी ये थी ना कि इन्होंने गजा वालों की कोई मदद नहीं की, ये तो सबसे बड़ी कमजोरी है इनकी। इसके अलावा इनके बॉर्डर पे मार मार के इसराइल ने इनका, जैसे कहते हैं ना, कि दुम्बा बना दिया। उसके बावजूद मिस्र कुछ नहीं कर सका, एक गोली तक फायर नहीं हुई है मिस्र की तरफ से। इसकी तफसील भी मैं आपको दूंगा। दोस्तों, आखिर में बात करते हैं तुर्की की। तुर्की ने आज से चंद रोज पहले, मैंने ही अपने व्लॉग में खबर आपको दी थी, तुर्की ने आज से चंद रोज पहले इसराइल के साथ तमाम तिजारती मुआहदे खत्म कर दिए थे, जिससे तुर्की को तकरीबन 10 अरब डॉलर का नुकसान हुआ था। उसने कहा कोई बात नहीं, नुकसान बर्दाश्त कर लेते हैं। हालांकि ये काम तुर्की को बहुत पहले कर देना चाहिए था। खैर, अब तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका बहुत बड़ा बयान। अब ये बयान क्या जंग की तरफ इशारा कर रहे हैं? मैं जब पढ़ के सुनाऊंगा तो हो सकता है आप मेरी बात की तायीद करें, क्योंकि मुझे ये लगता है कि तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर का ये बयान जंग की तरफ ही इशारा कर रहा है। वो कहता है वी मस्ट स्टॉप इजराइल, हमें हर हालत में इजराइल को रोकना होगा, ईदर थ्रू पीस और बाय फोर्स, चाहे अमन के जरिए या चाहे जंग के जरिए, ताकत के जरिए। यानी तुर्की इस बात पर आमादा है कि अगर इजराइल के साथ जंग करना पड़ी तो हम जंग करने के लिए तैयार हैं। हालांकि पर्सनली मैं तुर्की की बातों पे इतना यकीन नहीं करता वैसे, क्योंकि इन्होंने बहुत धोखा दिया मुस्लिम उम्मा को। इन्होंने इसराइल के साथ तिजारत भी रखी, राब्ता भी रखा, आना जाना भी रखा, और यहाँ पे वो मुस्लिम उम्मा के लीडर का दम भी भर रहे थे कि हम लीड करेंगे खिलाफत उस्मानिया, ये वो। तो मायूस किया इसराइल ने, तुर्की ने, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बयान जो है बहुत बड़ा बयान है। इस बयान के बाद तुर्की हुकूमत क्या प्रैक्टिकली क्या करती है वो नाजरीन इसमें देखना होगा। अब आ जाते हैं सबसे अपनी बड़ी खबर पे जिसका मैंने जिक्र किया। ईरान चीफ, न्यूक्लियर चीफ, उन्होंने कहा है कि अगर सऊदी अरब मानता है, अगर सऊदी अरब इस बात पे आता है तो हम सऊदी अरब को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हैं। बहुत बड़ी खबर है नाजरीन। अमेरिका ने अरबा डॉलर का असलहा दिया सऊदी अरब को। सऊदी अरब को अमेरिका ने असलहे से लेस कर दिया हुआ है, हर तरह का उसके पास जंगी तैयारा, जंगी साजो सामान, एम्यूनेशन, तोपें, टैंक, नई टेक्नोलॉजी सब मौजूद है उसके पास, सिवाय न्यूक्लियर प्रोग्राम के। अमेरिका ने सऊदी अरब को ना न्यूक्लियर प्रोग्राम दिया और ना कहीं से लेने दिया। इसराइल को दे दिया, इनको नहीं दिया। ईरान ने तारीख में पहली दफा, आपको पता है सऊदी अरब ईरान के मामला अब काफी हद तक बेहतर भी हुए हुए हैं, काफी कॉर्डियल हुए हुए हैं, काफी भाईचारा आजकल नजर आ रहा है दोनों ममालिक में। ईरान ने जो ये डील दे दी है, अब ईरान कहता है कि हम इनको ये डील देंगे पीसफुल पर्पसेस के लिए। पीसफुल पर्पसेस के लिए हमें भी पता है, आपको पता है, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। पीसफुल पर्पस यानी बिजली पैदा करने के लिए, इस रिएक्टर चलाने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो इस काम के लिए हम सऊदी अरब के पास इतना तेल है, आप सोचे ना, इतना तेल है, वो न्यूक्लियर एनर्जी के जरिए बिजली पैदा क्यों करेगा? उसको जरूरत ही नहीं। अंडरस्टैंड? तो अगर तो ये बात हो रही है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की कि ईरान सऊदी अरब को देगा, तो फिर वो हथियार बनाने के लिए, क्योंकि ईरान ने इजराइल को यह धमकी दी थी कि अगर तुमने दोबारा हम पे हमला करने का सोचा तो याद रखो एक हफ्ते के अंदर अंदर जो हमारा न्यूक्लियर, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसको हम हथियार में कन्वर्ट करने की सख्त रखते हैं। यानी बेसिकली ईरान के पास एटम बम है। हाँ, हो सकता है कि बिट्स एंड पीसेस में पड़ा, उसको तैयार करना उसके लिए हफ्ता चाहिए। मैंने बड़ी सादा और देसी जुबान में आपको बता दिया। डेफिनेटली इसके पीछे बहुत से और साइंटिफिक जो अवामिल है वो कारफरमा होते होंगे, साइंसदान बेहतर जानते हैं। लेकिन अच्छा, इजराइल इज अगेंस्ट एनी ट्रांसफर ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फ्रॉम वेस्ट टू साउदीज। इजराइली जो कि सऊदिया, जो कि एक जमाने में बहुत बेताब था इसराइल को कबूल करने में, इसराइल भी नहीं चाहता कि सऊदी अरब के पास की टेक्नोलॉजी आए।
कोई और अरब मुल्क भी नहीं चाहता कि सऊदी अरब के पास ये टेक्नोलॉजी आए, लेकिन ईरान ने ऑफर कर दी। अब देखना ये है कि सऊदी अरब से की तरफ से इस सिलसिले में क्या जवाब आता है। ये बहुत अहम बात नाज़रीन होगी है। आखिरी बात कर देते हैं, आपको फिर हम आपसे विदा लूंगा। इजराइल ने जो कैंप डेविड अकॉर्ड्स का बेड़ा गर्क किया है 1979 के अंदर नाजरीन, ये जो है वो अकॉर्ड्स हुए थे और इसको फिलाडेल्फी एक्सिस भी कहा जाता है। इसकी उसने धज्जियां उड़ाई है नाजरीन। और अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट, इजराइल इज नॉट अलाउड टू स्टेशन एनी मिलिट्री यूनिट्स इन जोन डी व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड अलोंग द एंटायर इजिप्शियन बॉर्डर, जिसको रफा कहा जाता है। इजराइल अपना एक भी फौजी इन इलाकों में नहीं भेज सकता। ये बेसिकली वो इलाके हैं जिनको मिस्र कंट्रोल करता है। इन पर हमला मिस्र पर हमला होगा, लेकिन कल रात ही रफा पे जो हमला किया गया है इजराइल की जानिब से, उसके बाद से लेकर अब तक मिस्र खामोश है। अरब दुनिया का कोई भी मुल्क, सबसे मजबूत मुल्क फौजी लिहाज से मिस्र को माना जाता था, लेकिन वो भी खामोश रहा। वो भी अपने ऊपर ढाए गए जुल्म पर खामोश हो गया। यह हालत है नाज़रीन इस वक्त मुसलमानों की। एक मुल्क है सिर्फ ईरान, जिसमें इतना तप्पड़ है, जिसमें इतनी जुर्रत है कि उसने इसराइल पे हमला किया, वरना आज तक इन मुल्कों की जुर्रत नहीं हुई है। 1967 की वॉर के बाद इन लोगों में कभी जुर्रत नहीं हुई कि इसराइल को उफ तक भी कर सके। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।